फ्रेंड्स, साइको की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन हमारा 415, संज्ञानवादी पद्धति के प्रणेता कौन थे। यानी संज्ञान के बारे में इन चारों ऑप्शंस में से किसने सबसे पहले बताया है। संज्ञान का मतलब स्टूडेंट्स ज्ञान से होता है। जहाँ चेतना ज्ञान का संबंध होगा वही हम संज्ञानवादी पद्धति बोलेंगे। तो संज्ञानवादी हमेशा जीन पियाजे और ब्रूनर ने बताया है। यानी संज्ञान के बारे में, ज्ञान के बारे में संज्ञानवादी जो है वो जीन पियाजे और ब्रूनर जी हैं। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व पूछे हुए हैं कि इन चारों में से जो पर्सनैलिटी को प्रभावित करते वो कौन कौन से हैं। क्या वातावरण करता है? बिल्कुल करता है। वंशानुक्रम करता है? बिल्कुल करता है। तो वातावरण भी और वंशानुक्रम भी दोनों ही पर्सनैलिटी को प्रभावित करने वाले कारकों में से हैं। दिवस स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल कब होती है? यानी दिन में सपने देखने की कामना जो होती है वो सबसे प्रबल अवस्था आपकी होती है किशोरावस्था। दिवा स्वप्न किसमें होगी स्टूडेंट्स? किशोरावस्था में होगी। शिक्षक के कक्ष शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु अति आवश्यक इनमें से क्या है? यानी शिक्षक के कक्ष शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु इन सब में से सबसे अच्छा है इकाई योजना, दैनिक पाठ योजना या दोनों। देखो, शिक्षक के कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए दैनिक पाठ योजना, अगर कोई भी शिक्षक है हर रोज़ की दैनिक पाठ योजना बना के ही कक्षा के अंदर जाएगा तो उसका जो कक्षा है शिक्षण प्रभावी होगा। तो इसलिए शिक्षण को कक्षा शिक्षण का कार्य प्रभावशाली बनाने के लिए हर रोज़ अपनी पाठ योजना तैयार करनी चाहिए। शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है? क्या समय पर कक्षा में जाना, ये तो होता ही है। छात्रों का मार्गदर्शन करना, ये भी होता है। छात्रों को प्रभावी शिक्षण देना। देखो, ऑप्शंस आपके बिल्कुल चारों सही हैं, लेकिन सबसे जो प्रभावी है वो आपका छात्रों को प्रभावी रूप से शिक्षण देना ही सबसे प्रमुख कार्य होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, छात्रों को प्रभावी शिक्षण देना। नेक्स्ट है, कैली बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? यानी कैली के द्वारा इन चारों में से बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया गया? किसके द्वारा? कैली के द्वारा। तो कैली के द्वारा स्टूडेंट्स बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत, कौन सा स्टूडेंट्स? बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत ही कैली के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। विद्यालय संगम योजना किसके लिए उपयोगी होती है? तो विद्यालय संगम योजना जो है स्टूडेंट्स प्राध्यापकों के लिए होगी, छात्रों के लिए होगी, अध्यापकों के लिए होगी या इन सभी वर्गों के लिए होगी। तो विद्यालय की संगम योजना होती हैं प्राध्यापकों के लिए भी होती हैं, छात्रों के लिए भी होती हैं, अध्यापकों के लिए भी। तो इन सभी वर्गों के लिए विद्यालय की संगम योजना बहुत प्रभावशाली होती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सी शैक्षिक प्रवृत्ति है? क्या वर्तनी में सुधार करना होगा, सिर्फ खेल कूद होगी, स्काउटिंग करना होगा, भ्रमण करना होगा? तो शैक्षिक प्रवृत्ति शिक्षा से जिसका संबंध है वो आपकी वर्तनी सुधार, स्पेलिंग चेकिंग या वर्तनी में सुधार करना, ये ही आपकी क्या होगी? शैक्षिक प्रवृत्ति होगी स्टूडेंट्स। विद्यालय पुरस्कार का क्या लाभ होता है कि बच्चे को विद्यालय में पुरस्कार दे दिया तो उससे बच्चे में क्या चेंज आएगा? क्या ये उत्साहवर्धक है? क्या बच्चे के मनोबल में वृद्धि करता है? क्या बच्चे के कोई इसमें आनंद की प्राप्ति होती है? तो स्टूडेंट्स, जब हम किसी बच्चे को कोई अच्छा कार्य करने पे पुरस्कार देते हैं तो उससे बच्चे के अंदर उत्साह भी होता है, उसका मनोबल भी अच्छा होता है और उसको आनंद की प्राप्ति भी होती है। इसीलिए आपका डी ऑप्शन इज राइट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, विद्यालय में शिक्षक बालकों के समायोजन के लिए कौन सा कार्य नहीं करेगा? इन चारों में से कौन सा कार्य शिक्षक नहीं करेगा ताकि विद्यालय में शिक्षक बच्चों के साथ समायोजन कर पाए? व्यक्तिगत शिक्षक की व्यवस्था करेगा या सहानुभूति पर व्यवहार करेगा? ये तो करेगा। स्वयंगात्मक स्थिरता लाने का प्रयास भी करेगा, व्यक्ति शिक्षण की व्यवस्था भी करेगा। लेकिन बात यहाँ पर नहीं की है कि इन चारों में से कौन सा समायोजन स्टूडेंट नहीं करेगा, तो वो होगा कठोर दंड देकर कार्य करवाना। इन चारों में से आपका कठोर दंड, जहाँ दंड की बात आती है शिक्षण में, टीचिंग में, अध्यापन में, तो वो चीज़ तो होती ही नहीं। दंड हम आपका नेगेटिव पॉइंट्स है, इसलिए नहीं वाला ऑप्शन क्या होगा आपका? दंड, यानी कठोर दंड देकर कार्य करवाना नहीं होना चाहिए।
विद्यालय में सभी नहीं खेल पाते, चाहे उनकी रुचि खेलों की तरफ हो। ऐसा क्यों होता है कि विद्यालय में सभी बच्चे जो होते हैं वो खेल नहीं पाते, चाहे खेलों में उसकी रुचि हो चाहे ना हो? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट्स कि सभी विद्यालयों में खेल के मैदान का अभाव होता है। कितने विद्यालय हैं, सब में खेल का मैदान नहीं होता। कुछ विद्यालयों में खेल का मैदान होता है, कुछों में नहीं होता, कुछों में छोटा होता है। तो इसीलिए सभी विद्यालयों में खेल का मैदान की व्यवस्था ना होने का अभाव है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं जो आपका टीचिंग को प्रभावित करेंगे? यानी कि शिक्षण पद्धति या अभ्यास बिल्कुल करेंगे, प्रशंसा निंदा बिल्कुल करेंगे। अगर हम किसी बच्चे की प्रशंसा करते हैं तो वो एक उपहार का काम करती है, जिससे बच्चे के मन को बल मिलता है। और भूख या परिपक्वता, बिल्कुल परिपक्व होने पे ही अधिगम अच्छा होता है। भूखा बच्चा होगा तो अच्छे प्रकार शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, क्योंकि शिक्षण पद्धति अभ्यास भी अधिगम को प्रभावित करता है, प्रशंसा और निंदा भी करती है, भूख और परिपक्वता भी करती है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक किस में सहायक होता है? शिक्षा मनोवैज्ञानिक जो होती है सर्वांगीण विकास में, मूल्यांकन में, बाल विकास के ज्ञान में या अनुशासन में। देखो इन चारों ऑप्शन में से शिक्षा मनोविज्ञान जो होगी वो बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहायक होगी। तो जो आपका ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है। शिक्षा मनोविज्ञान बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। सृजनात्मक वो कार्य होता है जिसका परिणाम नवीन हो और जो किसी समय किसी समूह द्वारा उपयोगी या संतोषजनक रूप से मान्य हो। यह परिभाषा चारों में से किसके द्वारा दी गई थी? तो यह परिभाषा दी गई थी आपकी स्टेन के द्वारा। बालकों में सृजनात्मकता के विकास हेतु सकारात्मक वृद्धि के निर्माण में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। ये कथन किसका है? क्या गिलफोर्ड का है, फ्रायड का है, डॉक्टर ओ.एस. मित्तल का है या डॉक्टर ओ.एस. चौहान का है? तो बालकों में सृजनात्मकता के विकास हेतु सकारात्मक वृद्धि के निर्माण में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह कथन आपका डॉक्टर ए.एस. चौहान के द्वारा दिया गया था स्टूडेंट्स। पिछड़े बालकों की शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी करने के लिए क्या करना चाहिए? कि जो बच्चा स्कूल से पिछड़ गया है उसको भी सामान्य बच्चे के साथ में खड़ा किया जा सके, उसके सम्मान लेकर आ सके। इन चारों ऑप्शन में से आप क्या करोगे? पाठांतर क्रियाओं की व्यवस्था करेंगे, बिल्कुल सही करेंगे। उस बच्चे व्यक्तिगत ध्यान देंगे, इतना पॉसिबल हो सके कक्षा में बच्चे व्यक्ति ध्यान दिया जाएगा, बिल्कुल अच्छा है। पिछड़ेपन के कारण की खोज करेंगे कि बच्चा क्लास से भाग क्यों रहा है, क्यों बच्चा क्लास से पिछड़ रहा है, इसके कारण को जानने की कोशिश करेंगे। यानी कि तीनों आपके राइट आंसर है, इसलिए उपयुक्त डी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? क्या सिर्फ सांस्कृतिक ज्ञान होना चाहिए? क्या सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम ही होने चाहिए? क्या खेल कूद ही होनी चाहिए? क्या शिक्षण के साथ सहयोगी क्रियाएं भी होनी चाहिए? तो स्टूडेंट्स, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षण के साथ अगर सहगामी क्रियाएं भी होंगी, पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी होंगी, को एक्टिविटीज़ भी होंगी, तो तभी बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। ए इज राइट आंसर। मनोविज्ञान की विषय वस्तु इन चारों में से किस से रिलेट करती है? क्या आत्मा से है, व्यवहार से है, मनुष्य से? देखो मनोविज्ञान जो होता है आत्मा, मन, चेतना इन सभी का विज्ञान है, लेकिन ये जो बातें हैं सारी पाश्चात्य संस्कृति की हैं। अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में मनोविज्ञान हमारे मन का विज्ञान है। यानी किसी भी बच्चे के, किसी आदमी के मन के व्यवहार को जानना, परखना, सोचना, उसी को हम क्या बोलेंगे? मनोविज्ञान बोलेंगे। यानी कि वर्तमान समय के हिसाब से मनोविज्ञान की विषय वस्तु आपकी मनस यानी कि मन की है, ना कि आत्मा, व्यवहार, मनुष्य की। तो सी इज राइट आंसर। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षकों के लिए उपयोगी है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन जो होता है शिक्षकों के लिए उपयोगी है, क्योंकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। कि शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में अगर टीचर्स को नॉलेज होगी तो बच्चे के पिछड़ेपन के कारणों को जान पाएगा और तभी उसका अच्छी प्रकार से सोल्यूशंस कर पाएगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान का एक टीचर्स को ज्ञान बहुत जरूरी होना चाहिए। इसकी सहायता से अपने शिक्षण को क्या करके वो प्रभावी रूप से क्लास में पेश कर सकेगा, जिससे उसका शिक्षण कार्य प्रभावी बन सकेगा। बालक के व्यक्तित्व अध्ययन की मनोविज्ञान विधि क्या है? कि बालक की पर्सनैलिटी का, डेवलपमेंट का,
चेक करना है तो मनोविज्ञान विधि कौन सी है? केस स्टडी स्टूडेंट। जब भी एक बच्चे का पूर्ण अध्ययन करना हो तो केस स्टडी से हम बच्चे का पूरा जीवन के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, और पूरे जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसकी पर्सनैलिटी का हमें अपने आप पता लग जाएगा कि बच्चा किस कैटेगरी का है। केस स्टडीज राइट आंसर। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, इस प्रकार की परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? मनोविज्ञान व्यवहार का, जब भी व्यवहार के बारे में बात आती है तो आपका क्या होगा? वाटसन साहब होंगे। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान कहलाएगा, और ये परिभाषा आपकी दी गई थी ई वाटसन के द्वारा। 20वीं सदी में व्यवहारवादी संप्रदाय का जन्मदाता इन चारों में से कौन सा है? तो 20वीं सदी में व्यवहारवादी संप्रदाय का जन्मदाता है आपका जे.बी. वाटसन साहब। कौन से हैं? 20वीं शताब्दी में व्यवहारवादी की बात आती है, जे.बी. वाटसन। शिक्षक की शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है, कि शिक्षक की शिक्षा मनोविज्ञान होता है उसके अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। शारीरिक सुडौलता कि भी शिक्षक जो है उसके शरीर का गठन कैसा है, वो सुंदर है, कुरूप है, बौना है, लंबा है, इस चीज़ से कोई भी उसको प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं होती। बाल व्यवहार उसका अच्छा होना चाहिए, टीचर को नॉलेज भी होनी चाहिए तो आपका होना चाहिए। व्यक्ति विभिन्नताएं का समझ भी होनी चाहिए कि बच्चे को अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से शिक्षा दी जा सकती है ताकि बच्चा अलग अलग प्रकार से समझ सके। तो व्यक्ति विभिन्नता का तो टीचर्स को नॉलेज होनी चाहिए। अनुशासन और कक्षा में व्यवस्था कैसे करनी है इस बात की भी नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन सारी सुडौलता के बारे में ज़रूरी नहीं है कि शिक्षक को पता होना चाहिए। मन का विश्लेषण जहाँ भी आता है वहाँ आपके क्या आते हैं? सिगमंड फ्रायड साहब आते हैं। मन का विश्लेषण कहाँ कौन आएंगे? फ्रायड साहब, यानी कि मन का विश्लेषण प्रणाली के अंतर्गत आपके होंगे सिगमंड फ्रायड। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है, यानी मनोविज्ञान जो होगा वो शिक्षा के क्षेत्र में सहायक होगा। कैसे सहायक होगा स्टूडेंट्स? शिक्षा के उद्देश्य संभावित है अथवा नहीं। मनोविज्ञान शिक्षा क्षेत्र में सहायता करेगा क्योंकि शिक्षा के उद्देश्य किस ढंग तक संभावित है और किस ढंग तक संभावित नहीं है, इस चीज़ को चेक करना ही मनोविज्ञान के क्षेत्र में सहायता करता है कि शिक्षा के उद्देश्य कहाँ तक संभव है और कहाँ तक संभव नहीं है और कितने हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। मनोविज्ञान के इतिहास में सबसे पहली पाठ्य पुस्तक निम्न में से किसने लिखी थी? तो सबसे पहली पाठ्य पुस्तक आपकी लिखी गई थी विलियम जेम्स के द्वारा। मनोविज्ञान के इतिहास में सबसे पहली पाठ्य पुस्तक आपकी लिखी गई थी विलियम जेम्स के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम जेम्स के द्वारा। 20वीं शताब्दी में मनोविश्लेषण संप्रदाय की नींव मन का विश्लेषण जहाँ भी वर्ड आता है तो सिगमंड फ्रायड साहब होंगे स्टूडेंट्स। शताब्दी चाहे कोई भी हो, जहाँ भी मन का विश्लेषण होगा वहीं पर क्या होंगे? सिगमंड फ्रायड होंगे। 20वीं सदी में गेस्टाल्टवाद, देखो जहाँ भी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की बात आती है तो तीनों का नाम ही आता है, कोफका, कोहलर और वर्दाइमर। यानी कि जहाँ भी गेस्टाल्ट सिद्धांत की बात आती है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की बात आती है तो वहाँ पर आपको आंख मीच के लगाना है। तीनों का नाम इकट्ठा आएगा, कोफका, कोहलर, वर्दाइमर। तो उपयुक्त सभी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान समस्याओं का अध्ययन निम्न में से किस विषय वस्तु के द्वारा किया जा सकता है? क्या औद्योगिक मनोविज्ञान होगा? क्या खाली सिर्फ शिक्षा का मनोविज्ञान होगा? नैदानिक मनोविज्ञान होगा या कानूनी मनोविज्ञान होगा? देखो शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन करना है, इसलिए इस चारों में से आपका शिक्षा मनोविज्ञान ही सही आंसर होगा स्टूडेंट्स। मस्तिष्क द्वारा अपने स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना, इन चारों में से स्वयं यानी खुद की क्रियाओं का, जहाँ खुद की क्रियाओं की बात आती है वहाँ पर आत्मनिरीक्षण होगा स्टूडेंट्स। क्या होगा? आत्मनिरीक्षण इज राइट आंसर। मनोविज्ञान की दृष्टि से अनुशासन निम्नलिखित में से कौन सा है? कठोर अनुशासन होगा, मृदु होगा, आत्मानुशासन होगा, अनुशासन से मुक्ति होगी। देखो मनोविज्ञान की दृष्टि से अनुशासन जो है इन चारों में से वो होगा आपका आत्मानुशासन। अभिप्रेरणा से क्या संबंध है? तो अभिप्रेरणा से आपका संबंध स्टूडेंट्स व्यवहार का निर्धारण करने वाला प्रेरक होगा सिर्फ, या संचालन करने वाला प्रेरक होगा, या बाहरी प्रेरक होगा, या व्यवहार का निर्धारण करने वाला प्रेरक होगा स्टूडेंट्स। तो अभिप्रेरणा की बात जहाँ भी आती है वहाँ व्यवहार का निर्धारण एवं संचालन करने वाले प्रेरक होंगे स्टूडेंट्स। तो डी इज राइट आंसर।
व्यवहार का निर्धारण एवं संचालन करने वाले प्रेरक होंगे। अभिप्रेरणा क्या होती है? अभिप्रेरणा स्टूडेंट्स एक आंतरिक शक्ति है। जितना स्टूडेंट्स अंदर से भी प्रेरित होगा उतनी ही जल्दी वो एक अच्छी चीज़ को सही टाइम पे जल्दी सीख पाएगा। तो आंतरिक शक्ति कौन होती है? हमारी अभिप्रेरणा होती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आवश्यकता अंतर्निहित प्रोत्साहन का सूत्र किसके द्वारा दिया गया था? आवश्यकता अंतर्निहित प्रोत्साहन का सूत्र आपका दिया गया स्टूडेंट हिलगार्ड के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? हिलगार्ड के द्वारा दिया गया। किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष तूफान, जहाँ संघर्ष तूफान विरोध की अवस्था की बात आती है वहाँ ये बहुत बारी करवा चुका हूँ मैं, स्टैनली हॉल के द्वारा दिया गया था। आपको याद करना है संघर्ष अवस्था, तूफानी अवस्था, तनाव की अवस्था, विरोध करने की अवस्था, किशोर अवस्था होती है। किशोर अवस्था किसने दी थी डेफिनेशन? स्टैनली हॉल के द्वारा दी गई थी। एक छात्र की जो बुद्धि लब्धि होती 70 है तो 90 से कम वाला तो आपका सी बुद्धि में ही आएगा, 90 में सामान्य वाला आएगा, 90 से 10 के बीच में। तो जहाँ भी 70 से कम बुद्धि की बात करता है तो वो बच्चा आपका श्रेणी बुद्धि में आएगा। स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन सर्वाधिक उपयोगी विधि कि बच्चा स्कूल से भाग क्यों रहा है। अगर हम उस बच्चे का पूरे वार का अध्ययन करेंगे तो पूरे वार का अध्ययन किस में किया जाएगा? केस स्टडी में किया जाएगा। और केस स्टडी से अपने आप लग जाएगा कि बच्चा स्कूल से भाग क्यों रहा है। जब भी हमें किसी बच्चे का स्कूल से भागने का पता करना हो तो आपको क्या स्टडी करना पड़ेगा? उसकी केस स्टडी करनी पड़ेगी। कक्षा का प्रतिभाशाली छात्र कुसंगत में पढ़कर बिगड़ रहा है, एक अध्यापक के रूप में आप क्या होगा उसी विश्वास में लेकर क्या करेंगे? उसको समझाएंगे कि कक्षा का जो प्रतिभाशाली छात्र होता है वो कुसंग में पढ़कर बिगड़ रहा है, एक अध्यापक के रूप में आप उसे विश्वास में लेकर उसको समझाएंगे। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास होता है तो बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास जो होता है स्टूडेंट्स वो 90% तक हो चुका होता है। किसका विकास? मस्तिष्क का। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। कितना परसेंट? 90%। अधिगम के नियमों को, अधिगम के 2 प्रकार के नियम थे स्टूडेंट्स, एक गौण नियम थे और एक मुख्य नियम थे। मुख्य नियम आपके 3 प्रकार के थे और बाकी जो आपके वो गौण नियम थे। और अधिगम के नियमों के बारे में किसने बताया? थॉर्नडाइक साहब ने बताया था। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र आपका दिया गया था स्टर्न के द्वारा। तो बुद्धि लब्धि का सिद्धांत ने दिया स्टूडेंट्स है स्टर्न ने दिया था। किस विधि में मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है? हमें स्वयं वर्ड जहाँ पर आत्मा आएगा, सिर्फ स्वयं वर्ड आपको ध्यान रखना है, स्वयं से रिलेट करना आपको आत्म, स्वयं आत्म यानी कि आत्म परीक्षण विधि। किसी बालक की जो वास्तविक आयु है 16 वर्ष है, उसकी मानसिक आयु उतनी ही है तो उसकी बुद्धि लब्धि निकालनी है। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र था MA/CA × 100। मानसिक आयु बटे में क्रोनोलॉजिकल एज गुणा में उसका 100 कर देते हैं तो वहाँ पर आपकी क्या निकल जाएगी? बुद्धि लब्धि निकल जाएगी। तो 16 वर्ष के बालक की वास्तविक आयु है, मानसिक आयु भी उतनी ही है, तो इस प्रकार के बुद्धि लब्धि आपकी 12 होगी। एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है यानी कि 150 140 से ऊपर आपका जो भी बुद्धि लब्धि वाला होगा बच्चा होगा वो आपका गिफ्टेड चाइल्ड्स के अंदर आएगा। तो 140 से ऊपर वाला आपका किस में आएगा? गिफ्टेड यानी कि प्रतिभाशाली बच्चा होगा। जब बालक की बुद्धि लब्धि 150 होगी तो वह बच्चा आपका किसके अंदर आएगा? एक प्रतिभाशाली बच्चे के अंदर आएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे।